नमस्कार आप सभी का। किरदार बोलते हैं कि एक और नए एपिसोड में हम एक और नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज के मेहमान बहुत ही खास हैं, बहुत ही स्पेशल हैं, जिन्होंने रंगमंच से लेकर सिनेमा तक और सिनेमा से लेकर लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाई है, अपना घर बनाया है। तो आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही खास अभिनेता पंकज बेरी से। पंकज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार आपका। नमस्कार, नमस्कार ओम जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने किरदार बोलते हैं में मुझे निमंत्रण दिया, बुलाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। इस निमंत्रण के लिए, इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम एक ऐसी विभूति से आज बात कर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं। सर चलिए, वक्त कम है और बातें बहुत सारी हैं, तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं और सीधे हम मुंबई से चंडीगढ़ चलते हैं और बात करते हैं उन दिनों की जब आप अंबाला में रहते थे और अंबाला से चंडीगढ़ आप पहुंचे इंडियन थिएटर में। तो वो क्या सफर था, जरा उससे शुरुआत कर दीजिए कि अंबाला जब आप स्कूलिंग और तमाम चीजें चल रही थी तो कैसे हुँ। कैसे मन में आया कि आपको एक्टर बनना बेसिकली जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज कालका में, जो डिस्ट्रिक्ट अंबाला में आता था, अभी तो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में चला गया है। तो कालका में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो शौकिया थिएटर करते थे, एमेच्योर थिएटर करते थे। और एमेच्योर थिएटर करते-करते कुछ जब पहला प्ले यूथ फेस्टिवल में किया, तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। तो और थोड़ा झुकाव इस तरफ बढ़ गया और इच्छा शक्ति और बढ़ गई कि और मतलब यहाँ इसी फील्ड में कुछ करना है। और उसके बाद फिर बीए खत्म हो गई, ग्रेजुएशन खत्म हो गई। और मेरे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का फैमिली बिज़नेस है, उनके 3 रेस्टोरेंट थे। तो मैं कन्फ्यूज़ था कि अभी लाइफ़ में आगे क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिंजौर बहुत छोटी-सी जगह है, बहुत चंडीगढ़ से 12 किलोमीटर दूर। हाँ, चंडीगढ़ भी मैं हाँ, चंडीगढ़ भी मैं कभी-कभी, बहुत रेयर कभी गया था। तो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि भाई वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है, जहाँ पे प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग होती है। तो मैंने घर वालों को बिना बताए, अपने मित्र की सहायता से मैंने वो फ़ॉर्म भर दिया और मुझे इंटरव्यू का बुलावा आ गया। मैं इंटरव्यू के लिए चला गया और वहाँ मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया। तो मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध थे, "क्या? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, फलाँ मत करो, ढिमका मत करो।" अरे! मेरे फ़ादर साहब रेलवे में थे, तो मदर बोलती थी, "रेलवे की जॉब कर लो।" लेकिन झुकाव कहीं और था। तो मैंने वो ट्रेनिंग शुरू कर दी और डेली मैं अप डाउन करता था, बस में आता था, 12 किलोमीटर जाता था। और मेहनत बहुत कर रहा था मैं डिप्लोमा के दौरान। तो वहाँ मुझे लकीली जो प्ले, पहला ही प्ले प्रोफ़ेशनल प्ले करने को मिला, मत्त विलासम, उसमें मुझे मुख्य भूमिका मिली कापालिक की। और वो प्ले तैयार हो गया और घरवाले फिर भी विरोध कर रहे थे। और उसके बाद उस प्ले की परफ़ॉर्मेंसेज़ हुई और वो प्ले की परफ़ॉर्मेंसेज़ बहुत अच्छी हुई, बहुत बेहतरीन गया और बहुत बड़े-बड़े रिव्यू लिखे गए और बहुत प्रशंसा मिली मुझे। और वो हर पेपर में छपा, मेरे घरवालों ने भी पढ़ा, उनको लगा नहीं भई बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो सब देखने भी आए प्ले, उन्होंने देखा और उसके बाद घरवालों की सपोर्ट मिलना भी शुरू हो गया। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो डिप्लोमा था, वो लास्ट बैच ही था, उसके बाद वहाँ पे मास्टर डिग्री चालू हो गई डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, वहाँ मेरा एडमिशन भी हो गया, लेकिन स्कॉलरशिप के कारण मैं वहाँ पे नहीं जॉइन कर सका। तो मुझे मेरे टीचर्स ने बोला कि भई हम लोगों ने यहाँ पे मास्टर डिग्री शुरू किया है, आप कहाँ जा रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? आप यहाँ पे जॉइन कीजिए। मैंने अपने टीचर्स की बात मानी, मैंने मास्टर डिग्री में जॉइन कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में। तो मैंने वहाँ से फिर ड्रामा में एमए किया और फिर वहाँ बेहतरीन प्लेस करने का मौका मिला। मैं एक संक्षेप में कहना चाहूँगा कि थिएटर में मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत बेहतरीन प्लेस करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत अच्छे प्लेस किए हैं। संस्कृत क्लासिक किए हैं, वेस्टर्न क्लासिक किए हैं, हिंदी क्लासिक किए हैं, पंजाबी क्लासिक किए हैं और मुख्यतः
मुझे 95% टाइम से ज़्यादा मुझे मुख्य भूमिका करने को मिलती थी सभी प्लेज़ में। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो मत्तविलासम में कापाले, कुरुभंगम में अश्वत्थामा, भगवत अज्जुकेय में शांडिल्य, हीर रांझा में रांझा, मिर्ज़ा साहिबा में मिर्ज़ा, घासीराम कोतवाल में घासीराम, हैमलेट में हैमलेट, रोशोमोन में डकॉयट, और इस तरह से मतलब हर तरह के मुझे मेन मुख्य कलाकार करने को मिलते रहे। और यात्रा बड़ी सुखद रही, बहुत मज़ेदार रही, और टिल माय डेथ मैं अपने मरने तक अपने थिएटर के उस सफ़र को कभी भूलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने जो भी सीखा वहीं से सीखा। अब मेरे टीचर्स ने मुझे जो भी सिखाया, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो भी मेरे दिमाग में गया, वो सब वहीं से गया। बुनियाद वहीं रखी गई और उसके बाद मेरी यात्रा चालू हुई और मैं यात्रा करता-करता आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। आपने यूथ फेस्टिवल की बात की सर, कहीं न कहीं हर कलाकार की शुरुआत कॉलेज के उस यूथ फेस्टिवल से ही शुरू होती है, जब वो प्ले करते हैं। हमारी भी वहीं से हुई, हमने संस्कृत प्ले किया कुमार स्वामी। आपका पहला प्ले कौन-सा था? कुछ याद आ रहा है किनके साथ किया बिल्कुल, पहला बिल्कुल, प्ले? बिल्कुल, बिल्कुल मुझे याद है, बड़े अच्छे से याद है मुझे। बेसिकली मैंने कहा ना कि मैं बहुत झिझकता बहुत था, बहुत शर्माता था। मैं हर साल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन हर साल मैं भाग जाता था डर के मारे, झिझक के मारे, शर्म के मारे। तो फाइनल ईयर में फिर ऐसा मौका मिला, यूथ फेस्टिवल की तैयारी होनी है। चंडीगढ़ से एक डायरेक्टर थे रवि चौहान, हरियाणा में हैं, वो बेसिकली हरियाणा के हैं। वो प्ले हिसार में करवाने। रहते हैं हिसार में जी, जी। रहते हैं रवि चौहान साहब, हाँ, हाँ, रवि, काफ़ी हाँ, हिसार जी, हिसार में रहते हैं। अभी वो अम्बाला में मुबारकपुर में है। मेरे मेरे बड़े भाई से भी सेम बिल्डिंग में रहते हैं। मेरी उनसे बड़ी बातचीत होती रहती है। जी। बहुत रवि चौहान वो प्ले करने के लिए आए थे, और मेरा एक मित्र हुआ करता था, आज भी है, विजय जोशी। वो हर साल पार्टिसिपेट करता था। मैं हर साल उसको कहता था कि मैं भी जॉइन करूँगा, लेकिन हर साल मैं भाग जाता था। लास्ट ईयर भी मैंने फाइनल ईयर में जब था तो मैंने कहा मैं जाऊँगा विजय, प्लीज़, प्लीज़। विजय बोला ठीक है, और फाइनली वो दिन आ गया जब वो सिलेक्शन चल रही थी स्टाफ रूम में, और मेरा दोस्त मुझे बोलता चल पंकज, वहाँ पे सिलेक्शन चल रही है, चल। मैंने कहा चल, और के बाहर पहुँचा दरवाज़ा, मैंने कहा मैं फिर डर गया, फिर झिझक गया, फिर शर्मा गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं डर गया। तो मेरे दोस्त ने मुझे लिटरली पीछे से पकड़ा और धक्का दे दिया। मैं दरवाज़ा खोलता हुआ धाड़ जाके अंदर गिरा, और उधर रवि चौहान 25-30 बच्चों के साथ बैठे थे। अरे बोले फिसल गए, कोई बात नहीं, आओ बैठो। और मुझे भी बिठा लिया और मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़ने को दे दी, बोले पढ़ो। मैंने पढ़ दी, और वो कुर्सी नाच नचाए प्ले का नाम था। उसमें मुझे वो नेता का मुख्य भूमिका मिल गई और मैंने वो प्ले किया, और वो प्ले बहुत अच्छा गया। यूथ फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का मुझे अवार्ड मिला, और वो याद मेरी आज भी जिंदा है। वहां से मेरी इस प्ले की शुरुआत हुई। कुर्सी नाच नचाए पहला प्ले था। वहां से मैंने एमेच्योर थिएटर करना शुरू किया। यूथ फेस्टिवल में बहुत तामझाम के साथ शाहबाद मारकंडा में वो यूथ फेस्टिवल हुआ, और मुझे वहाँ पे बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया, और मुझे बहुत खुशी हुई। बस फिर वहाँ से शायद मेरे भाग्य में यही सब था, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, फिर आगे बढ़ता चला गया। अम्बाला से जब आप चंडीगढ़ पहुँचे, आपने इंडियन थिएटर किया, वहाँ का माहौल एकदम से बदला हुआ जब आपने देखा, और वहाँ की कुछ याद ताज़ा कीजिए ना सर, वहाँ कैसा लगा? कौन-कौन आपके बैच में थे? कौन-कौन टीचर्स थे? हाँ, मेरे डिप्लोमा में जो मेरे टीचर थे, और जो आगे मास्टर डिग्री में भी रहे तकरीबन, एक तो मेरे टीचर कुमार वर्मा जी, फिर महेंद्र जी, फिर डॉक्टर रानी बलबीर कौर, फिर मोहन महर्षि जी, फिर अंजला महर्षि जी, फिर राजकुमार केपी सिन्हा, उनकी वो अभी वो स्वर्ग से धार चुके हैं, फिर नीलमान सिंह चौधरी। ये सब मेरे टीचर रहे, इनके साथ मैंने बहुत बेहतरीन मेरा समय बीता। और मैं बेसिकली क्या था ओम भाई, मैं इतना शिद्दत, इतनी मेहनत से काम करता था। एक तो मैंने पहले बताया कि जैसे हर प्ले में मुझे मुख्य भूमिका करने को मिलती थी। उसके अलावा मैं स्टेज क्राफ्ट में बहुत रुचि रखता था। कभी मैं सेटिंग में पेंटिंग करता रहता था, कभी सेट बनाता रहता था, कभी कीलें ठोकता रहता था, कभी इधर, मतलब मैं फुर्सत में बैठता ही नहीं था। मतलब 3 साल, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आराम से बैठ कर के वहाँ पे, नहीं, कुछ आराम से मैं बैठा ही नहीं, मैं घंटों-घंटों काम करता रहता था। शायद उसी का नतीजा है कि मैंने जो भी सीखा, उसी दौरान सीखा, और मेरे में शायद वो परिपक्वता आई, या कुछ भी कह सकते हैं उसको आप। तो ये मेरे उसी डिपार्टमेंट की देन है, मेरे टीचर्स की देन है, मेरे गुरुओं की देन है। जी। आपने बहुत सारे टीचर्स का नाम लिया सर, और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि
हर अर्जुन के लिए एक आचार्य द्रोण होते हैं और हर आचार्य द्रोण के लिए एक अर्जुन होता है, अर्जुन जैसा प्रिय शिष्य होता है। तो इस अर्जुन के लिए आचार्य द्रोण कौन थे? अब मैं बिकॉज क्या है कि सभी का मैं प्रिय था। जैसे मैंने कहा कि हर डायरेक्टर मुझे जैसे रानी बलबीर कौर, उनके साथ मैंने 3-4 प्ले किए। कुमार वर्मा साहब के साथ मैंने बेहतरीन काम किया, मत्त विलासम किया और उभंगम किया। फिर मैन विदाउट शैडोज में मैं बैक स्टेज में था। फिर मैंने नीलमान सिंह चौधरी, उनके साथ मैंने ही रांझा किया, रोशुमोन किया, सैया भाई कोतवाल किया। तो मतलब सभी के साथ मुझे बहुत आनंद आता था। अब अगर आप कहें कि इनमें से किसी को चुनना है तो तो हाँ, मेरा पता नहीं कुछ बहुत आनंद आता था मुझे कुमार वर्मा साहब के साथ काम करके, बहुत आनंद आता था। बिकॉज़ वो कुमार वर्मा साहब इतनी मेहनत करवाते थे। एक-एक बिकॉज़ जब हम मत्त विलासम कर रहे थे, तो मत्त विलासम में एक तो वो रिदमिक डायलॉग होते थे, स्टाइलाइज़्ड प्ले था, है ना? और मतलब आप डायलॉग बोलते थे, वही मृदंग पे पीछे डायलॉग बजाया जाता था। तो एक 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 नोट पे, 1 मीटर पे हमको बोलना होता था और भाषा हमारे लिए शुद्ध हिंदी थी, एकदम एकदम शुद्ध हिंदी। तो कुमार वर्मा साहब एक-एक लाइन पर एक-एक दिन लगा देते थे, इतनी मेहनत करवाते थे। तो बाद में मुझे जाकर के एहसास हुआ कि वो जब कुमार वर्मा साहब पढ़ाते थे, सिखाते थे, रिहर्सल करवाते थे, रियाज़ करवाते थे, बातें बताते थे, बारीकियाँ पकड़ाते थे, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड अंदर बहुत काम करता रहता था और वो चीज़ें पकड़ता रहता था, ग्रास्प करता रहता था। और वो आगे जाकर के मेरे भविष्य में, मेरी इस फ़ील्ड में मुझे बहुत काम आया। तो मैं सभी टीचर्स का प्रिय था, सभी टीचर्स मुझे प्रिय थे। मतलब अब 1, 2, 3, 4 तो मैं क्या बोलूँगा, सबको 1, 1, 1 ही बोल दूँगा। ये कुशल शिष्य की निशानी होती है। सबको जी। आपके साथी कौन-कौन रहे? आपके उस बैच में कौन-कौन आपके सीनियर्स, अ, वर्कशॉप मेरे कौन पढ़ा? हाँ, मेरे डिप्लोमा में मेरा एक एक प्रितपाल सिंह दोस्त था, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। फिर एक और था प्रभात, उसकी भी डेथ हो गई। और एमए में मेरे साथ मुकेश गौतम, यामी गौतम के फादर, फिर राजकुमार शर्मा वो हिमाचल में हैं, फिर सुनील जोशी वो जालंधर में थिएटर कर रहे हैं, होशियारपुर में थिएटर कर रहे हैं। कोई चंडीगढ़ में है, कोई हिमाचल में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है। उनमें से सब में से अगर मतलब बॉम्बे में सिर्फ मैं ही हूँ मेरे ख्याल से। बाकी कुछ लोग हैं जो आते-जाते रहते हैं और जी। कुछ लोग बेचारे स्वर्ग से धार गए हैं, है ना? कुछ ऐसी दुखद घटनाएँ घटी, तो वो हमें छोड़कर चले गए कुछ मित्र हमारे। जी। कई बार तो ऐसा होता है सर, जब आप प्ले कर रहे होते हैं, हमने भी आप जैसे गुरुओं से सीखा, कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट की रीडिंग चल रही है। आज भी रीडिंग चल रही है, कल भी रीडिंग चल रही है, 10 दिन से रीडिंग चल रही है, हम फ्लोर पे आ गए, टीचर ब्लॉकिंग करने वाले हैं और टीचर कह रहे हैं कि भई स्क्रिप्ट छोड़ दो और हमसे स्क्रिप्ट नहीं छूट रही है। हम कहीं न कहीं डायलॉग्स भूलते हैं और फिर उस टेम्परामेंट का सामना करना पड़ता है, उस तगड़ी वाली डाँट-डपट का सामना करना पड़ता है कि फिर वो स्क्रिप्ट छूट जाती है। ऐसा कभी एटमॉस्फियर बना, कभी हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ लकीली ओम भाई ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ हो। मैं जितना समय मिलता था, जैसे 10 दिन का टाइम मिला है कि 10 दिन में आपको स्क्रिप्ट पूरी याद कर लेनी है, तो मैं कर लेता था। मेरे को कभी उस तरीके से डाँट नहीं पड़ी। मैंने कहा ना कि मुझे सभी टीचर से बहुत प्यार मिला। शायद मैं बहुत सिंसियर था, बहुत अनुशासन में था, बहुत मेहनती था, बहुत लगन के साथ काम करता था। इसलिए मैंने कभी अपने काम करने में कोताही नहीं बरती। मैंने कहा ना कि मेरा उठना-बैठना, खाना-पीना, सोना सब ये थिएटर ही था। मैं इतना तल्लीन रहता था, मैं इतना मगन रहता था मैं। मतलब मुझे अपनी सुध-बुध नहीं होती थी। मैं जब मुझे याद है डिप्लोमा के दौरान जब मैं रिहर्सल्स होती थी और फिर रात को बस पकड़ के मैं पिंजौर जाता था, रात को 11:30-12 बजे, तो मैं सो जाता था और मैं कालका पहुँच जाता था 4 किलोमीटर आगे और वहाँ से फिर मैं 4 किलोमीटर पैदल आता था या रात को 12:30-1 बजे किसी की साइकिल पे किसी से ऐसी मदद माँग के मैं वापस आता था।
तो मतलब मुझे अपनी सुध-बुध नहीं रहती थी। बस हाँ, जब मैं घर वापस जाता था तो जाके बस एकदम से उसमें सो जाता था। फिर सुबह उठ के फिर 7 बजे फिर निकल आते थे। तो मैंने मतलब बहुत मेहनत से काम किया, अगर समरी कही जाए तो। मुझे डाँट-डपट कभी नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। जी, जी, जी। सर, जैसा कि जब टीवी पे कोई कलाकारों को काम करते हुए देखता है, स्टेज पे कलाकारों को काम करते हुए देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, तो हर किसी का मन करता है कि वो भी एक्टर बने, वो भी इस तरह के काम करे, इस तरह की भूमिकाएँ करे। तो जब बाहर की चमक-दमक देखकर लोग थिएटर में आते हैं और उनको पता चलता है कि भई ये तो बहुत टफ जॉब है, बहुत काम करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज़रा-सा उस पे प्रकाश डाल दीजिए कि जब डिप्लोमा में आप थे या फिर आप एमए करने के लिए जब आप गए, सुबह से लेके शाम तक एक थिएटर के स्टूडेंट का शेड्यूल क्या रहता है? क्या वो बहुत फ्री होता है या बहुत टफ उसको रहना पड़ता बहुत टफ रहना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि सुबह हम जब उठते थे जाके सीधे डिपार्टमेंट में हमारी पहले योगा क्लास होती थी, योगा क्लास के बाद आधे घंटे का, पौने घंटे का ब्रेक होता था, फिर खा पी के हम नाश्ता करके आ जाते थे, फिर हमारी वॉइस क्लास होती थी, वॉइस मॉड्यूलेशन, फिर ये क्लास, फिर वो क्लास, फिर एक्टिंग क्लास, फिर प्रैक्टिकल क्लास, फिर वॉइस क्लास, फिर उसके बाद थ्योरी शुरू हो जाती थी, फिर थ्योरी चलती रहती थी, उसके बाद शाम को 4-5 बजे के बाद फिर रीडिंग चालू हो जाती थी। तो समय ही नहीं मिलता था, मतलब कहीं बैठने का, मैंने जैसे पहले कहा कि समय ही नहीं था। और बाकी क्या होता है, बेसिकली मेरा ये मानना है ओम जी की पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप कितने मेहनती हैं, आप कितना सीरियसली अपने काम को ले रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली ले रहा था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बैठे रहते थे, उनको अच्छा लगता था बैठना या उनको समय मिल जाता था। लेकिन मुझे समय नहीं मिलता था और मैं चाहता भी नहीं था कि मुझे समय मिले, तो मैं उसमें काम में लगा रहता था। शायद यही कारण था कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर का पहला गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। एमए में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। तो बस मेरा तो वही सारा दिन लगा रहता था, सारा दिन लगा रहता था। तो मैं बिकॉज़ ये बहुत 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 ही एकाग्रता का काम है। इसको शौकिया मत लीजिए। मैं पहले एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा ओम जी कि मैं एक्टर बाय चांस नहीं हूँ। मैं शौकिया एक्टर नहीं हूँ। मेरा शौक नहीं है, मेरी हॉबी नहीं है एक्टिंग करना। मुझे मेरा ब्रेड बटर है, मेरी रोज़ी-रोटी है, ये सब कुछ मेरा यही है। और कभी भी मैं तो ये दोस्तों को, अपने मित्रों को, आने वाले जो आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या कर रहे हैं काम, उनको यही कहूँगा कि इसको शौक मत मानिए। ये मत बोलिए कि अरे मेरी हॉबी है एक्टिंग करना। नो, 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 एक्टिंग करना हॉबी हो ही नहीं सकती। इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। यहाँ मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि एक्टिंग इज द इजीएस्ट जॉब। एक्टिंग सबसे आसान काम है और एक्टिंग सबसे मुश्किल काम है। आप कैसे लेते हैं उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ऐसे मैंने देखे एक्टर्स, नहीं किसी का नाम लिए बिना, उनके लिए एक्टिंग डायलॉग बिना फंबल किए बोल देना और अच्छा दिखना ही एक्टिंग है। बस एक्टिंग, फंबल नहीं किया, डायलॉग बोल दिया, अरे बहुत अच्छा काम हो गया। नहीं, डायलॉग बोल देना फंबल किए बिना एक्टिंग नहीं है। आपको एक कैरेक्टर की खाल में जाना पड़ता है, कैरेक्टर को ओढ़ना पड़ता है, पूरी उसकी नुआंसेस, उसकी उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। और वो भी आप बहुत रेयर होता है कि आप किसी किरदार को पूर्णतः जी लेते हैं। फिर भी कमी, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तभी तो कहते हैं कि एक्टर कभी सेटिस्फाई नहीं होता और ना ही कभी होना चाहिए। अगर आज एक्टर सेटिस्फाई हो गया तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वहीं रुक जाएगी उसकी ग्रोथ। आप अब जैसे मुझे लोग बोलते हैं कभी-कभी, अरे आपने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ये रोल आपने बहुत अच्छे से निभाया, अरे आपने तथाचार्य में कमाल कर दिया। लेकिन हर जगह पे स्कोप रहता है, और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और मेहनत हो सकती है, और अच्छा हो सकता है। वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वो आपकी सोच होनी चाहिए, जो आपको मेरे ख्याल से और आगे तक पहुँचाएगी और आपको जीवंत रखेगी। आपकी ऊर्जा कायम रहेगी उससे, आपकी एनर्जी कायम रहेगी। वरना आप थक जाएँगे, फिर आप लगेंगे, अरे भैया मैंने तो बहुत कर दिया, मैंने तो इतना अच्छा काम कर दिया भाई। मेरा ये मानना है ओम जी कि मैंने तो अभी शुरुआत की है, मैंने तो अभी बहुत बहुत काम करना है मुझे। मैं तो उस अवसर की तलाश में हूँ कि मुझे ऐसे अवसर मिलें, जहाँ मैं और बेहतरीन काम कर सकूँ। उन उन मौकों की तलाश में हूँ, मैं ढूँढ रहा हूँ वो अपॉर्च्युनिटीज़, वो ढूँढ रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी हो मेरे लायक तो मुझे बताइएगा। शायद यही एक बड़े एक्टर की पहचान है कि हमेशा नई अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश में रहना।
जी जी। इंडियन थिएटर चंडीगढ़ के बाद पंकज बेरी का करियर किधर मुड़ा, किस तरफ आपने कदम बढ़ाया? मैं इंडियन थिएटर के दौरान ही जब मैं घासीराम कोतवाल करके हटा, तो घासीराम कोतवाल में मुझे बहुत प्रशंसा मिली थी, ऑल ओवर हर जगह से बहुत तारीफें हुई थी। तो सागर सरहदी साहब आए थे चंडीगढ़ में टैलेंट और लोकेशन हंटिंग के लिए, तो प्रेस क्लब में उनका स्वागत किया गया। तो प्रेस वालों ने बोला, उन्होंने प्रेस वालों से पूछा, भाई कोई टैलेंट बताओ चंडीगढ़ में। उन्होंने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में पंकज बेरी है, जिसने अभी अभी घासीराम कोतवाल में बेहतरीन घासीराम किया है। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर आए, मेरे टीचर से मिले, मेरे टीचर्स ने भी मेरा नाम बोला, और सागर साहब के साथ 2-3 मीटिंग हुई, और उनकी बायलिंगुअल फिल्म के लिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, और 1 साल के बाद उसकी शूटिंग भी हो गई फिल्मों की। फिल्में बहुत बेहतरीन बनी, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्में आज तक रिलीज नहीं हो पाई, कोई कारण रहा होगा। लेकिन मैं बॉम्बे पहुंच गया, बस ये एक मेरे लिए अच्छा हो गया, और उसके बाद मैंने बॉम्बे में आकर के अपने सफर की शुरुआत कर दी, और फिर करते 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 यहाँ तक पहुंच गया। अब बाकी क्या होता है कि ओम जी, आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी डेस्टिनी भी साथ साथ काम, मेरा ये मानना है, आपकी डेस्टिनी भी साथ साथ काम कर रही होती है। मेरी पहली फिल्म कॉलेज गर्ल आई थी 1990 में, बहुत हल्ला मचा, बहुत इंडस्ट्री में चर्चा हुई। गुल गुलशन गुलफाम मेरा शो आया, बहुत चर्चा हुई, आज भी चर्चा होती है। भारत एक खोज आया, बहुत चर्चा हुई। तो मुझे बहुत फिल्में मिली। जब मैं 1992 में सैनिक फिल्म के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस वक्त मेरे हाथ में 24-25 फिल्में थी। तो मैं एक धीरे 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 आगे बढ़ रहा था मैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण बहुत नुकसान हुआ, फाइनेंशियली नुकसान हुआ, काम का नुकसान हुआ, फिजिकली भी नुकसान हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ईश्वर ने बचा लिया और मैं फिर से खड़ा हो गया। तो मतलब उतार चढ़ाव, गिरना पड़ना, ऐसे करते 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 मेरा मतलब मेरी मेरी यात्रा स्मूथ नहीं रही, मतलब क्योंकि मेरी डेस्टिनी में ऐसा ही लिखा था। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन डेस्टिनी अपनी जगह है। डेस्टिनी अपना काम कर रही थी। अभी जैसे जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मैं शायद मेरे प्राण भी निकल जाते, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचाया। शैतान अपना काम कर रहा था, ईश्वर अपना काम कर रहा था। शैतान ने अपना काम कर दिया, लेकिन ईश्वर ने अपना काम कर दिया, मुझे बचा दिया। 4-5 महीने बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन नुकसान बहुत हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर आगे चल पड़ा, फिर बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ तक पहुंच ही गया हूँ। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि यात्रा बड़ी सुखद रही, और बीच में बहुत झटके भी आए, और दुखद भी रही। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं लाइफ में, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं लाइफ में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत स्मूथ मेरी यात्रा रही, मेरी स्मूथ नहीं रही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारिए आप। हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप हार जाएंगे। हिम्मत मत हारिए, और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने काम पर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए, और अपने आप को पॉलिश करते रहिए, अंदर ही अंदर पॉलिश करते रहिए अपने आप को परिपक्व बनाते रहिए, और वही परिपक्वता आगे आपको काम आ जाएगी। और क्या होता है पता नहीं होता ना, कब कोई ऐसा रोल एकदम से एक झटके में आ जाए और चीजें कहां से कहां पहुंच जाएं। ऐसे ही होता है इस इंडस्ट्री में, तो ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूं, मतलब आज मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते 32 साल हो गए हैं, और मैं, ईश्वर की अपार कृपा है, शुक्र है उस मालिक का, आज भी मैं काम कर रहा हूं, और अच्छा काम कर रहा हूं। पर शायद आप जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप जैसे शहसवार ही मैदान जंग में गिरते हैं सर, उठते हैं और फिर से दौड़ते हैं। सर चंडीगढ़ से आप बॉम्बे पहुंचे, लेकिन जितने भी मोस्टली अधिकतर जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं और जितने भी इंडियन थिएटर में जाने वाले लोग हैं, भले ही वो यशपाल शर्मा है, बलजिंदर कौर है, ब्रजेश शर्मा है, सुनील चित्कारा है और बहुत सारे लोग, चंडीगढ़ से जब निकलते हैं तो बॉम्बे जब जाते हैं तो रास्ते में एक पड़ाव आता है दिल्ली में, एनएसडी रेपरेटरी। तो ये एनएसडी रेपरेटरी का पड़ाव आपकी जिंदगी में नहीं आया? मेरी जिंदगी में भी पड़ाव आया था। मतलब जैसा मैंने कहा कि जब मैंने डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा करने के बाद मैंने एनएसडी में अप्लाई किया,
इरफान खान जयपुर से आए थे, राजीव मचंदा चंडीगढ़ में मेरे साथ ही गए थे। तो राजीव मचंदा का स्कूल स्कॉलरशिप में एडमिशन हो गया, इरफान खान का भी स्कूल स्कॉलरशिप से हो गया। मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिला, लेकिन ऑलरेडी किसी का स्कॉलरशिप चल रहा था, तो मेरा दिल्ली चंडीगढ़ ऐसे आना जाना लगा रहता था कि दिल्ली वाले बोलते जाके स्कॉलरशिप लेके आओ, चंडीगढ़ वाले बोलते थे अगले साल से देंगे। तो फिर उसके बाद एमए में एडमिशन ले लिया। एमए में एडमिशन ले लिया तो एमए में जब एडमिशन लिया तो मोहन महर्षि साहब ने मुझे बोला था, अरे पंकज आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आप एनएसडी क्यों जा रहे हो, एमए हमने शुरू कर दिया, एमए में एडमिशन लो। मैंने एमए में एडमिशन ले लिया और एमए फर्स्ट ईयर के दौरान मोहन महर्षि साहब चले गए स्कूल में, वहाँ पे चेयरमैन बन के वहाँ पे। तो एमए फर्स्ट ईयर के बाद भी मैंने स्कूल में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे मोहन जी ने बोला कि नहीं पंकज, अभी आप तो 1 साल आपका बचा है, आप करके आओ और रेपेटरी ज्वाइन कर लो, क्यों 3 साल यहाँ पे। और मुझे उनकी बात सही लगी और मैंने अपनी एमए पूरी की। उसके बाद फिर मैंने श्रीराम रेपेटरी ज्वाइन की 16 जून को और 17 जून को मैंने छोड़ दी। और उसके बाद फिर मैंने मोहन जी से मिलने की कोशिश की, वो मोहन जी काफी बिजी थे और तब मुझे फिल्में मिल चुकी थी सागर साहब की और मेरा दिमागी तौर पे मैं तैयार हो चुका था कि मैं मुंबई चला जाऊंगा। और फिर मैंने बस हाँ रेपेटरी ज्वाइन करते करते मैं रह गया और फिर चंडीगढ़ में आकर के 1 साल फ्रीलांसिंग करता रहा और फिर सागर साहब की फिल्में की और मुंबई चला आया। जी जी जी। एक बात मेरे जहन में काफी देर से आ रही है, मैं उसको टालने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, मैं टाल नहीं पाया। आपने राजीव मनचंदा जी का जिक्र किया, आपने रवि चौहान जी का जिक्र किया, आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया। चंडीगढ़ इंडियन थिएटर से आपने पढ़ाई की, आप वहां से गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आपके जाने के कई सालों बाद वहां पे हिसार और रोहतक के बीच में एक छोटा सा शहर है भिवानी। भिवानी से एक स्टूडेंट गए जिनका नाम था मिस्टर सुनील चित्कारा। उन सुनील चित्कारा जी से हमने सीखा, हम उनके स्टूडेंट रहे और आज ही हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे गुरु के भी जो गुरु रहे उनसे हमें बात करने का और उनकी यादें साझा करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत खुश नसीबी की बात है सर और बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी, सागर सरहदी साहब की आपने बात की, बहुत बड़े कदरदान थे, कला के पार की, उनके बारे में जरा बताएं। सागर साहब जैसे सभी जानते हैं कि सागर साहब ने इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं एज राइटर। चांदनी हो, कभी कभी हो, सिलसिला हो, नूरी हो, बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। और सागर साहब ही हैं जिन्होंने बहुत कम पैसे में बाजार जैसी फिल्म का निर्देशन भी कर दिया, प्रोड्यूस भी कर दी और लिख भी दी और एक कल्ट फिल्म भी बनी बाजार। सागर साहब की फिल्में मैंने और भी देखी हैं, जो तेरे शहर में एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, बेहतरीन फिल्म जो रिलीज नहीं हो पाई। और जो मैंने फिल्म की थी वो बाइलिंगुअल, हिंदी में उसका नाम था अगला मौसम और पंजाबी में उसका नाम था वगदे पानी, और बेहतरीन फिल्में बनी। तो सागर साहब बहुत ही गुणी इंसान हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और थिएटर के बहुत बड़ी शख्सियत हैं। बहुत प्लेज उन्होंने लिखे हैं, बहुत प्लेज डायरेक्ट किए हैं। तो उनके साथ मैं जितना भी रहा, बहुत आनंदमयी सफर रहा मेरा सागर साहब के साथ। बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सीखा मैंने उनसे। बहुत मतलब ऑन द होल सागर साहब बहुत पढ़े लिखे गुणी इंसान हैं। ईश्वर में विश्वास रखते हैं आप? हमेशा हमेशा ईश्वर ही तो है जो सब कुछ कर रहा है या करवा रहा है। आपने डेस्टिनी की बात की और ये बहुत चर्चित वाकया है, हमने खूब सुना है, इंटरनेट पे भी देखा है, आपके कई सारे इंटरव्यूज के दौरान भी सुना है कि दिल आशना है एक फिल्म आई थी और उस फिल्म के लिए आपको कास्ट किया गया। हाँ, मेरे सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे, हाँ विजय टंडन होते थे मेरे सेक्रेटरी। वो मेरी गुलगुलशन गुलफाम बहुत बड़ा हिट हुआ था। वो गए मेरी फोटोग्राफ्स लेकर के हेमा जी को मिलने के लिए और फिर मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब, लेकिन हमने तो ले लिया है, 10 दिन पहले ही लड़का फाइनल कर दिया। ऐसे ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब ऐसे 3-4 ऐसे किस्से हुए हैं जो मैं कभी विस्तार में आपको बताऊंगा और लंबा किस्से हैं, वो लंबे किस्से हैं। तो डेस्टिनी होती है और क्या होता है, डेस्टिनी ही होती है।
अभी 3.5 साल, जिसमें मैंने तथाचार्य का किरदार किया। और मतलब मैं ये कहूँगा कि एज़ एन एक्टर मेरा पुनर्जन्म हुआ है उस किरदार के कारण। हमारे नाट्य शास्त्र में 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, इस किरदार में 9 के 9 रस थे। तो अभी 4-5 महीने से मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि इतना भरपूर किरदार करने को मिला जिसमें सभी के सभी रस थे। अब आगे क्या? इसके आगे, इससे आगे बढ़ के और क्या? अब मतलब वो 3-4 महीने इसमें निकल गए, अब मैं आगे और सोच रहा हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो किरदार है, ये भी डेस्टिनी थी, मेरी झोली में आ गया। मैं कोई फ़िल्म करने वाला था, एक इंटरनेशनल फ़िल्म थी, कोई वो करने वाला था, जिसके लिए मुझे चाइना जाना था। और सब चीज़ें तैयार हो चुकी थी, ऑलमोस्ट वीज़ा भी लग गया था, सब। तो ऐन मौके पे कुछ गड़बड़ हुई, वो उन्हीं की तरफ से गड़बड़ हुई, है ना? कहते हैं ना कि वो पता नहीं चाइना वालों पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे साथ हो गया और कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये वो किस्सा हुआ और 10 दिन के बाद मुझे ये तेनाली रामा शो की ऑफ़र आ गई और ये किरदार मेरी झोली में। तो परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा ये मानना है और ये मैं अपने आप को सुकून देने की बात भी होती है, होनी चाहिए, पॉज़िटिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कई चीज़ें होती हैं ना, अरे यार वो मेरे हाथ से फ़िल्म छूट गई, अरे वो मेरे हाथ से छूट गई, ये तो मुझे मिलने वाला था, ये तो मेरे किस्मत में था। हो सकता है मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ इससे भी बेहतर ऑन द वे है जो रास्ते में अभी आने वाला है मेरे पास। तो मैं उस चीज़ को मान कर के चलता हूँ और उस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो जी। मैं निराशा को हावी नहीं होने देता हूँ। और जब ऐसा वक़्त आता है, जैसे कि लॉकडाउन का लंबा समय था, कितने सारे अदाकार थे, कितने सारे आर्टिस्ट थे जिनके पास काम नहीं था, कितने सारे लोगों को जूझते हुए देखा गया। जब कभी ऐसा वक़्त आता है, हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में आता है, तो उससे किस तरह से जूझते हैं? अब आपने कहा कि मैं निराशा को हावी नहीं होने देता हूँ, तो वो कौन हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसा नवंबर में हमारा शो तेनाली रामा ऑफ गया सडनली अचानक ही। तो 4-5 महीनों से मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। हाँ, 2-3 छोटी-छोटी फ़िल्में की हैं, जिसके लिए एक फ़िल्म के लिए मैं कुरुक्षेत्र भी आया था। तो क्योंकि मैं वर्कोहॉलिक आदमी, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे मेरा हमेशा ये रहा है कि 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो मैं काम करूँ। लेकिन अभी काम नहीं चल रहा है, तो ऐसे में अ, बहुत से थॉट्स दिमाग में आते-जाते रहते हैं। वो आते जाएँगे, दिमाग है तो दिमाग में थॉट्स तो आएँगे। उन थॉट्स को जिसमें पॉज़िटिव थॉट्स भी होते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, तो उनको हावी मत होने दो। और मेरा हमेशा ये मानना है कि बाकी ये तो दौर हैं छोटे-छोटे, आ जाते हैं, किसी की लाइफ़ में भी आते हैं। अभी मतलब उस तरीके से चीज़ें सुधरी नहीं है कि आपको ₹1 लेने वाला एक्टर 40 पैसे में काम कर रहा है। करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा क्योंकि आपको हालात के साथ समझौता भी करना पड़ता है। समय के बहाव के साथ बहना पड़ता है क्योंकि जो समय के बहाव के साथ बहता है, वही समय के साथ-साथ चलता है। जो उसके विरुद्ध जाएगा, तो वो रेस में पीछे रह जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि समय के बहाव के साथ-साथ बहते चले जाओ। सिनेमा का जो बदला हुआ ट्रेंड है, आजकल जो आप वेब सीरीज़ और तमाम चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें भाषा का रूप जैसा हो गया है, इसके लिए कुछ कहेंगे आप? क्या ये बदलाव सही है, गलत है, क्या है? एक एक नज़रिए से देखा जाए तो बदलाव बहुत अच्छा है, मतलब आप कंटेंट बेस आ गया है, आप अच्छे-अच्छे कंटेंट दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आप बेहतरीन कंटेंट दिखाइए। हाँ, जहाँ तक ज़रूरत है, एक सीमा तक आप बात भी कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, लेकिन सीमाओं को नहीं लाँघना चाहिए। क्योंकि सीमाओं को लाँघेंगे तो फिर मेरे ख़्याल से वो अच्छी बात नहीं है। तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सर वक़्त कम है वरना बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें आपसे करने का मन है और 27 मार्च को सर वर्ल्ड थिएटर डे और उसी उपलक्ष्य में आपका ये इंटरव्यू हमने किया और एक छोटा-सा चैनल हमने बनाया यूट्यूब पे किरदार बोलते हैं और उस किरदार बोलते में आज के किरदार आप थे। तो आपकी तरफ से वर्ल्ड थिएटर डे की तमाम कलाकारों को शुभकामनाएँ मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात। मैं ओम जी आपके किरदार बोलते हैं के माध्यम से
जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और जितने भी हमारे थिएटर के लोग इस चैनल को देख रहे हैं या जुड़े हैं, सबको सबको वर्ल्ड थिएटर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हृदय से ढेरों शुभकामनाएं। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि थिएटर में जिस जिस क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं उसमें आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपका टैलेंट बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें और बढ़ते रहें और थिएटर में और अच्छा काम करते रहें और थिएटर के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि वो यादगार हो जाए, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। ये आपकी दुआ इसीलिए इसी तरह से बनी रहे और बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी यादें आपने हमारे साथ साझा की। और कुछ कहना चाहेंगे सर जाते जाते? आपका कोई फेवरेट डायलॉग, कोई आपका फेवरेट शेर, कोई कुछ भी? मैं नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत आपके माध्यम से मैं लोगों के साथ जुड़ा और ये जुड़ाव वैसे ही बना रहे और ये प्यार, ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप इतने सालों से मुझे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, बस यही आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं सदा मेरे साथ बनी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और भविष्य में फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।